वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, सर्वोदय नमस्कार। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन से, लिटरेचर रीडर से चैप्टर नंबर 6 और वह है सन और मून। आप देख सकते हैं बोर्ड पे सन और मून। स्टोरी में जाने से पहले इस टाइटल की बात करेंगे। जो सन और मून नाम का टाइटल आपको दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। इस कैरेक्टर के इस लेसन के मेन कैरेक्टर है ये सन और मून। ये सन वो नहीं जो आकाश में चमकता है, ये मून वो नहीं जो आकाश में चमकता है। दिस इज अ प्रॉपर नाउन दैट हैज बीन गिवन टू पेयर ऑफ चाइल्ड, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर। आपस में वो दोनों भाई बहन हैं और इनका नाम है भाई का सन और उसकी बहन का नाम है मून। और ये मेन कैरेक्टर है आपके लेसन की, इसीलिए इसका नाम दिया है सन और मून। अब जैसा आपको मालूम है जो स्टोरी होता है उसके टाइटल के अकॉर्डिंग स्टोरी आता है। चाहे फिल्म देखिए, मूवी देखिए, और उस मूवी में जो उसका प्रॉपर नाम होता है उसी नाम के आगे पीछे पूरी फिल्म घूमती है। वैसे ही जो स्टोरी में टाइटल दिया है उसी टाइटल के आगे पीछे पूरा स्टोरी घूमेगा। सन मून मेन कैरेक्टर है और इसी के आगे पीछे पूरा स्टोरी क्रिएट करेगा। एक्चुअली में ये स्टोरी में बताती क्या है मैडम, जो कैथरीन मैन्सफील्ड है, उन्होंने किसी बच्चा के जीवन को अच्छे से नज़दीक से ऑब्जर्व किया होगा और नज़दीक से ऑब्जर्व करे हैं और उसके बाद अपने फीलिंग को एजुकेशन उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। बचपन में एक बच्चे के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती है उसको उस पर प्रकाश डाला है। आज मॉडर्न ज़माने में हम ऐसा देख पाते हैं, लेकिन ये महारानी मुझे 1888 में उनका जन्म हुआ और आफ्टर 20 ईयर्स इन्होंने ऑब्जर्व करके ये लेसन बनाया हुआ। 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 1908 में पहुँच जाएंगे, 1908 में। और उस ज़माने में पिछले 100 साल पहले उन्होंने बच्चों की उस फीलिंग को ऑब्जर्व किया था और आज के जनरेशन में वो फीलिंग ज़्यादा बढ़ गया। वो वाली फीलिंग कौन सी होती है तो मैं बता दूँ कि आज का मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है। और डिजिटल इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार मोहब्बत करते हैं तो वो होता है उनका सेलफोन। सेलफोन से लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। अपने नए जनरेशन को, अपने छोटे छोटे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं उसी चक्कर में, फ़ोन चलाते रहते हैं ऐसे ऐसे। और अपने सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसको इग्नोर करते रहते। बच्चा रो रहा है लेकिन मम्मी का ध्यान नहीं जा रहा, डैडी का ध्यान नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया में आपने कई ऐसे वीडियोज़ भी देखे होंगे। और वही ये बात बताती है मैडम कैथरीन मैन्सफील्ड कि एक बच्चा अपने चाइल्डहुड लाइफ में अपने पेरेंट्स के द्वारा कैसे इग्नोर किए जाते हैं और जब बच्चा इग्नोर किए जाते हैं तो उस पर कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे साहब लोग भी हैं, साथ में हम भी हैं, मोबाइल फ़ोन ऐसे ऐसे चलाते हैं, बच्चा बगल में रो रहा है, बच्चा कुछ बोल रहा है, बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है और सुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उस समय इग्नोर तो जरूर कर देते हैं लेकिन उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ता है और ये बात गार्जियन नहीं समझ पाते। बाद में उनको पता चलता है जब बच्चा पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाता है, अनट्रैक हो जाता है तब। चलिए जानते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं राइटर महोदया का। कैथरीन मैन्सफील्ड है स्पेलिंग राइटर। आप देख रहे हैं कैथरीन मैन्सफील्ड वाज बोर्न in 1888 and had passed away in 1923. Is a writer of short story and a story followed in the footsteps of the Russian writer Chekhov. बताया जा रहा है कि ये मैन्सफील्ड है, कैथरीन मैन्सफील्ड, उनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और 1923 ईस्वी में उनकी देहांत हो गई। वो एक शॉर्ट स्टोरी के बहुत अच्छे राइटर हुआ करती थी जो चेखोव नामक राइटर के बात पर चला करती थी। मतलब एक चेखोव नाम के राइटर हुआ करते थे, वो भी ह्यूमन की एक्टिविटी को, ह्यूमन की इमोशन को ऑब्जर्व के स्टोरी लिखा करते थे। और ये मैडम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है, मतलब चेखोव साहब के जैसा ही स्टोरी लिखती है।
She was an impressionist in her art and sought to portray with objectivity the significant moment of human relationship. उन्होंने अपने जीवन में जितने भी शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं उसमें इंसान के रिलेशनशिप पे फोकस किया है। हमारे समाज में जो एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को हमेशा अपने स्टोरी के माध्यम से हम रीडर्स के सामने रखें। The next, her story are marked with a note of chauvinism and are characterized by a haunting sense of sadness and sympathy. बताया जा रहा है कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी कैरेक्टराइज्ड होती है कहाँ? सेंस ऑफ हॉन्टिंग। सेंस ऑफ हॉन्टिंग मतलब दिमाग की जो अपनी नॉर्मल सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं गायब होता जाता है इस मॉडर्न जमाने में। अपने पे विश्वास लोग कम करते हैं और दूसरे पे विश्वास लोग ज़्यादा करते हैं। फलाने बाबू ने बोला ऐसा है तो फलाने बाबू की बात सुन लेते हैं, अपने मन की नहीं सुनते और फिर फलाने बाबू के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी को इन मैडम ने बताया है हॉन्टिंग सेंस ऑफ सैडनेस और सिंपैथी। हर टच वाज ऑलवेज राइट एंड एक्यूरेट, हर ग्रोथ वाज डायरेक्टेड टुवर्ड द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग and maturity of vision. Maturity of vision. From a rather broad and crude satirist से developed into a master of irony. उन्होंने अपने हर एक ग्रोथ को डायरेक्टेड किया है। एट लास्ट बताया गया कि उनकी जो डायरेक्टेड थी, उनकी जो ग्रोथ थी वो डेवलप कर गया किसमें? मास्टर ऑफ आयरनी में। आयरनी बोलते आयरन मैन होता है ना, आयरन एकदम लोहे के समान मजबूत, अपनी दृढ़ अच्छा उनकी जो महारानी है, जो राइटर है इस लेसन की प्रेजेंट, वो कहती है कि अपने आप को एक लोहा जैसा दृढ़ बना लेती है। एंड इवन हर स्टोरीज प्रेल्यूड टू द वे द फ्लाई द गार्डन पार्टी रिफ्लेक्ट, मतलब ये जो गोल्ड गोल्ड अक्षरों में लिखा गया है आप देख पाएंगे ये सारा उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी है और ये शॉर्ट स्टोरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, ऐसा वो बताती है। वर्ल्ड वाइड फेमस होना मतलब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने के कारण बताया है सबटाइटल साइकोलॉजी। सबटाइटल साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी जो उन्होंने गोल्ड गोल्ड अक्षरों में लिखा है वो जितने भी शॉर्ट स्टोरी है उस पर मेंटल प्रभाव डाला है। साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाला है हम रीडर्स में और उस लेसन से हम रीडर को कुछ ना कुछ सिखाने का काम किया है, कुछ लेसन दिया है। जैसे आप हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखते हैं वैसे ही उनका हर एक लेसन हम रीडर्स को कुछ ना कुछ सिखाती है। आगे वो बताती है कि दिस स्टोरी शोज द author's sensitive perception of subtitle feeling and emotion, especially of children whose heart and mind is studied with rare insight. अब जो प्रेजेंट लेसन आप पढ़ेंगे सन और वो स्टोरी बताता है कि ऑथर ने अपने सेंसिटिविटी को कैच किया और कैच करने के बाद स्पेशली किस पे काम किया? चिल्ड्रन के फीलिंग और इमोशन पर स्पेशली काम किया है कि बच्चों में किस तरह की फीलिंग होती है, उसके कैसे इमोशंस होते हैं। उस इमोशन और फीलिंग को मैडम ने ऑब्जर्व किया, उसके हार्ट को, उसके दिमाग को पढ़ा और फिर उसके अंतर आत्मा में झांकते हुए उन्होंने इस स्टोरी को लिख दी। उन्होंने अपने जीवन में किसी ऐसे बच्चे को देखे होंगे जो अपने माता पिता के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं और उस बच्चे की फीलिंग इमोशन को ऑब्जर्व करने के बाद उनको लगा कि इस तरह का लेसन लिख देना चाहिए। उन्होंने इस तरह का लेसन लिख दिया, एक लेसन बढ़ा दिया और आप भी सीखेंगे। और जब आप इनकी स्टोरी पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा इग्नोर किया जाता है अपने माता पिता के द्वारा या अपने बड़े के द्वारा, इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जब बच्चे इग्नोर किया जाता है तो उस पर मेंटली बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? ध्यान रखिए। चलते हैं आगे स्टोरी में।
ये है आपका सन मून का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसमें साहेब क्या बताएंगे, बताते हैं इन आफ्टरनून द चेयर्स केम, इन आफ्टरनून द चेयर्स केम। चेयर्स केम बोले तो दोपहर में, कैरेक्टर यहाँ जो सन और मून है वो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दोपहर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोपहर का समय है और दोनों बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेयर आ रहे हैं। चेयर समझते हैं ना, बैठने वाले चेयर, तो चेयर आ रहे हैं। A whole big cart full of little gold ones with their legs in the air, and then the flowers came. When you stare down from the balcony and the people carrying them, the flower pots looked like funny, awfully nice hats loading up the path. अब ये बताया जा रहा है शन के द्वारा, शन ये बात बता रहे हैं कि जब वो दोपहर में अपने बलरेज पर खड़े थे तो उन्होंने क्या देखा कि चेयर आ रहा है, कार्ट फूल से भरा हुआ है। मतलब एक कार्ट होता है बैलगाड़ी जिसको कहते हैं आप, वो बैलगाड़ी या ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरा हुआ है, और वो जो चेयर है वो गोल्डन कलर का है। गोल्डन कलर तो गोल्डन कलर का बोले तो चेयर होता है, और चेयर का जो 4 लेग्स होता है वो 4 लेग्स गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ था, और पेंट करने के बाद उसको उल्टा रखा हुआ था, मतलब उसका पैर हवा में इस तरह से ऊपर था, ऊपर करके ऐसे रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने बताया द लेग्स इन द एयर। उसके बाद सन बताते हैं कुछ फ्लावर पोट्स थे जो बहुत खूबसूरत थे देखने में, और वो सारा कुछ बालकनी से देख रहे थे कि कुछ आदमी अपने हाथों में फ्लावर पोट, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पोट लेकर अंदर की ओर हमारे घर की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस फ्लावर पोट के में जो फ्लावर है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ वहाँ से टूट टूट कर रास्ते में गिर रही हैं, और इसलिए उसको बोलते हैं नाइट्स हैट पाथ में, रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, जैसे लोग किसी की आने की स्वागत करते हैं और रास्ते में फूल बिछा देते हैं, वैसे उसको डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मून क्या सोचती है। मून एक लड़की है जो सन की बहन है, ठीक है, ये मून है जो सन की बहन है, छोटी सी लड़की है। अब ये मून सोचती क्या है, ये कहती है मून thought they were hats, they looked, she said look। अब मून उस फ्लावर पोट को देखकर ऐसा सोचती है कि वो कोई फ्लावर पोट नहीं, हैट है। इसने कहा, मून ने कहा, देखो भैया देखो, लुक देयर इज अ मैन wearing a palm on his head, but she never knew the difference between real things and not real things। अपने भाई को कहती है कि देखो भैया देखो, वहाँ जो एक आदमी है उन्होंने अपने पाँव को, अपने इस हथेली को अपने सिर पर रखा हुआ है। वो ऐसा इसलिए कह रही है कि अभी मून बहुत छोटी है, एज वाइज बहुत छोटी है, और उसको रियल और नॉट रियल में डिफरेंस नहीं मालूम, इसीलिए वैसा कह रही है कि उनका जो पाल्म है वो हैट का काम कर रही है। अब ये पाल्म अपने हथेली को सिर पर रखे हुए हैं तो हैट है, मतलब कोट जो लिए हुए थे इंसान सिर पर और ऐसे करके पकड़ के चलते हैं लोग, और इसी दृश्य को ऑब्जर्व करके मून कह रही कि अपने पाल्म को अपने हाथ पर रखे हुए एज अ हैट। आगे पढ़ेंगे। There was nobody to look after sun and moon. Nurse was helping Annie alter mother's dress, which was much too long and tight under the arms, and mother was running all over the house and telephoning father to be sure not to forget things। अब इस थर्ड पैराग्राफ में बताया जा रहा है सन और मून के द्वारा, या फिर राइटर के द्वारा बता सकते हैं कि सन और मून 2 बच्चे थे उस घर में, लेकिन उसका देखभाल करने वाला उस घर में कोई नहीं था, जबकि उस घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बताते हैं कि देयर वाज अ नर्स, नर्स समझते हैं ना, बच्चों की देखभाल करने के लिए बड़े फैमिली में लोग दाई रखते हैं, दाई, उसी को नर्स कहा है। और उस नर्स का नाम था एमी, और ये एमी किस काम में बिजी थी,
सन और मून की माँ के ड्रेस को ठीक कर रही थी। माँ के ड्रेस को ठीक कर रही थी, मतलब अच्छे से इन्होंने नहीं पहना था, इसलिए उसके ड्रेस को वो ठीक कर रही थी। इवन बताया जा रहा है कि उन्होंने जो ब्लाउज पहन रखी थी उसके आर्म बहुत टाइट हो गए थे, और शायद यही सब ठीक कर रही है ये नर्स मोहम्मदिया। एंड मदर वॉज रनिंग। अब बताया जा रहा है कि उसकी जो माँ थी सन और मून की, उसके बाद वो इतनी बिजी थी कि अपने पापा को बार बार फोन कर रहे थे। सन और मून के फादर को बार बार फोन कर रहे थे, जो बाजार जा चुके थे उनको बार बार फोन इसलिए किया जाता था, उनको श्योर किया जाता था कि आप अगर बाजार गए हैं तो कोई भी सामान लाना नहीं भूलेंगे, कोई भी सामान लाना नहीं भूलेंगे। इसलिए उनकी माँ बार बार अपने उसके पिताजी को फोन कर रही थी। एंड शी ओनली हैड टाइम टू सी आउट ऑफ माय वे चिल्ड्रन, आउट ऑफ माय वे। जब कभी भी बच्चे सन और मून उनके रास्ते में आ जाते तो उनकी माँ उनको डांट कर क्या कहती, आउट ऑफ माय वे, मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चों, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। और एज अ टाइम छोटा छोटा बच्चा है, अपनी माँ का कहना तो मानना ही पड़ेगा। जैसे ही माँ बोलती थी बेटा हट जाओ रास्ते से, बच्चा रास्ते से साइड हो जाता था। अब अपनी दुख अपनी वेदना वो किससे कहे, अपने आप में रखे हुआ। आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है, दे केप्ट आउट ऑफ हर वे एट एनी रेड संडे। जैसे ही सबको बोला जाता था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वे अपने आप को उसके रास्ते से हटा लेते थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। She hate being sent stumping back to the nursery. It didn't matter about Moon if she got tangled in people's leg. They only threw her up and shook her tail. She quit, but son was too happy for that. अब आगे बताया जा रहा है कि अगर मून या सन मम्मी के रास्ते से नहीं हटेगा तो शन को इस बात का डर था कि अगर मैं मम्मी का कहना नहीं मानूंगा तो मुझे नर्सरी में भेज दिया जाएगा। नर्सरी में भेज दिया जाएगा मतलब एक ऐसा बाल गृह होता है, बच्चों की रखने की एक जगह होती है जहाँ पे उसको पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया जाता है। मतलब आप हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं बोर्डिंग स्कूल, जिसको कहते हैं बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल, वहाँ भेज दिया जाएगा। ये बच्चा कह रहा है कि वो आई डिडंट मैटर अबाउट, सॉरी यहाँ कह रहा है स्टम्पिंग बैक टू द नर्सरी। वो नर्सरी में नहीं जाना चाहता है, इसलिए अपनी माँ की कहना मान लेता। माँ बोलती बेटा रास्ते से हट जाओ, वो रास्ते हट जाता है। लेकिन उसके अपोजिट ये सन कह रहा है कि मून को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मून अभी बहुत छोटी है, नर्सरी जाने लायक है नहीं, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी सी बच्ची जब भीड़ में घूमती है तो घूमते घूमते क्या होता है, पीपल्स के लेग से घुस जाती है। पीपल का लेग जैसे मैं इंसान और मैं ऐसे खड़ा हूँ और हमारे पैरों के बीच में जो जगह होती है ऐसे खड़े होते हैं, और ये वाली जो जगह होती है इसके अंदर से वो आ जा सकती है। और कभी कभी मून जब इस रास्ते से आती जाती है पैरों के रास्ते से, तो कभी कभी पैरों में फंस जाती है, और इंसान जब चल रहे हो तो इंसान के पैर से वो फेंका जाती है, जबकि वो छोटी है और हल्की है इसलिए फेंका जाती है। लेकिन राइटर बताते हैं कि मून के साथ ऐसा नहीं। मून जब किसी के पैर में फंस जाता है तो वो इतना हेवी है, इतना हेवी है कि वो किसी के पैर से नहीं फेंका जा सकता। मतलब थोड़ा हेल्दी होगा बच्चा, मोटा ताजा होगा, इसलिए ऐसा करता है। He was so heavy, कहा जा रहा है, he was so heavy that fat man who came to dinner on Sunday used to say। अब ये सन जो है थोड़ा सा बॉडी में हेवी है, थोड़ा सा मोटा ताजा है, तो बताया जा रहा है कि लास्ट संडे को एक मोटा सा आदमी उसके घर पे डिनर के लिए आए थे, और उसने ऐसा कहा था, क्या कहा था, नाउ यंग मैन लेट्स ट्राई टू लिफ्ट यू, एंड देन he did put his thumbs under the son's arm and grown and tried and gave it up at last and said he is a perfect little ton of brain। बताया है कि लास्ट संडे को एक आदमी मोटा सा संडे को डिनर करने आया था, और उसने सन को देखकर कहा था आओ बेटा मैं तुम्हें गोद में ले लूँ। क्या कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें गोद में ले लूँ। और गोद में जैसे बच्चे को लेते हैं ऐसे हाथ बढ़ाकर उसके दोनों बाजू में हाथ लगाते हैं और ऐसे करके उठाते हैं। उस मोटे आदमी ने सन को उठाने की कोशिश की, लेकिन सन इतना हेवी था, इतना मोटा था कि उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो मोटा आदमी सन को नहीं उठा सका। और जब नहीं उठा सका तब उसने लास्ट में कह दिया कि ही इज अ परफेक्ट लिटिल टन,
1 किलोग्राम मतलब 1 टन का। ये जो सन है, जो बच्चा है वो लगभग 1 टन का है। उसकी वजन कितनी है बॉडी की? 1 टन का। ऐसा कहकर उसने उस बच्चे को जमीन पर छोड़ दिया और उसे नहीं उठा सका। आगे राइटर को हो गया क्या बताती है, जरा पढ़ लें। आगे में बताया जाता है nearly all the furniture was taken out of the dining room। जो कार्ट पर भर भर कर फर्नीचर लाया जा रहा था, उस फर्नीचर को उठा उठाकर डाइनिंग रूम में लाई गई। एंड देन द बिग पियानो वाज पुट इन अ कॉर्नर एंड देन देयर came a row of flower pots and then there came the goldy chair that was for the concert when some loading a white-faced man sat on the piano not playing but bagging at it and then looking inside he had a bag of tools on the piano and he had। अब बताया जा रहा है कि जब फर्नीचर को डाइनिंग रूम में लाया गया और उसके साथ साथ उस डाइनिंग रूम में एक बड़ा सा पियानो होता है, पियानो जिससे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, बजाने वाला यंत्र होता है, वो बड़ा सा पियानो था। उसके कॉर्नर में फ्लावर पोट को रख दिया गया। इवन जो गोल्डी चेयर आए थे उसको भी उस डाइनिंग रूम में सजा दिया गया। देयर आफ्टर बताया जा रहा है कि देयर वाज अ मैन हु वाज व्हाइट फेस्ड मैन। व्हाइट फेस मतलब एक इंग्लिश आदमी होगा, अंग्रेज होगा, जो बहुत गोरा गोरा होता है। वो अंग्रेज आदमी है जो पियानो के ऊपर बैठ जाता है। जो पियानो कॉर्नर में उस डाइनिंग रूम में रखी है, उस पियानो पर आकर बैठ जाता है, लेकिन उस पियानो को बजाता नहीं है, नॉट प्ले। उस पियानो को बजाता नहीं है, क्या करता है, उसको बॉगिंग करता है। बॉगिंग बोले तो ऐसे ऐसे करके ठकठकाता है। पियानो के बॉक्स को ऐसे ऐसे करके क्या करता है, ठकठकाता है, और ठकठकाने के बाद उसको ऐसे करके नीचे झांकता है। उसका जो मशीन होता है अंदर में, उस मशीन को झांकने की कोशिश करता है अंदर में। और इवन शान बताते हैं कि उस व्हाइट फेस आदमी के पास एक बैग थी और उस बैग में बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे। बहुत सारे टूल्स मतलब बोले तो औजार। मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि व्हाइट फेस्ड मैन एक मैकेनिक है। क्या है? एक मैकेनिक है जो पियानो को बजाने नहीं, पियानो को ठीक करने आया। He had stuck his hat on the stator on the wall and sometimes he just started to play and then he jumped off again and looked inside and hoped he wasn't the concert। अब ये कह रहा है कि वो इंसान जो व्हाइट फेस था, जिसके पास एक बैग थी, औजार थी, स्क्रू मशीन, ड्राइवर, हैमर, वो सारा औजार था, उस औजार से उस पियानो को ठोकता है लेकिन उसको बजाता नहीं। और ठोकने के बाद फिर से उसको जंप करके दोबारा उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर ठकठकाता है हैमर से, हथौड़े से, और फिर उसके नीचे झांकने की कोशिश करता है, झांकता है। और इसी के साथ बताते हैं आई होप्ड कि वाज़न्ट द कंसर्न। वो प्लेयर नहीं है जो पियानो बजा सकता, वो पियानो बजाने वाला नहीं था। एक्चुअली में वो एक मैकेनिक था जिसको बुलाया गया था कि पियानो को चेक कर लीजिए, पियानो सही है या नहीं है, पियानो बज रही है या नहीं है। और वही आदमी उस पियानो को चेक कर रहा था। बट आउट ऑफ द कोर्स प्लेस टू बी इन वाज द किचन। देयर वाज अ मैन हेल्पिंग इन द कैप लाइक अ प्लांटमैन एंड द रियल लुक मीनिंग इट्स ऑल रेड इन फेस एंड लाफिंग। अब ये सन और मून उन सारी घटनाओं को ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करने के बाद अब किचन की घटना को डिस्क्राइब करती है। किचन में क्या चल रहा है, उनके घर में जो किचन है उसमें क्या चल रहा है। बताया जा रहा है कि वहां एक आदमी है जो एक कैप पहने हुए है और हेल्प कर रहा है कुकिंग। और वहां जो कुक है उसका नाम है मिनी। उसके घर में खाना बनाने वाली जो औरत है उसका नाम है मिनी। याद है? नर्स का क्या नाम था? निनी। नर्स का नाम था निनी और कुक का नाम है मिनी। और ये मिनी भी उस किचन में काम कर रही है, हेल्प कर रही है, और एक दूसरे को देख देकर हंस भी रहे, मतलब हंस भी रहे और काम हो रहा है। नॉट क्रॉस एट ऑल, शी गेव देम ईच एन आलमंड फिंगर एंड lifted them up on the floor beam so that they could watch the wonderful things she and the man were making supper।
जब इस मिनी ने सन और मून को किचन के गेट पर खड़ा देखा तो इस मिनी ने क्या किया, उस बच्चे को ऑलमंड पिक कर दिया और उसको उठाकर उसी जगह पे फ्लोर पर बैठा दिया ना, फ्लोर पर बैठा दिया। फ्लोर बोले तो सॉरी फ्लावर भी बोले तो आटा रखने का डिब्बा होता है हम लोगों के घर में, होता है ना आटा रखने वाला डिब्बा, उस डिब्बे पर उन दोनों को बैठा दिया गया जहाँ ये दोनों बच्चे किचन में क्या क्या बन रहा है उसको वहां से बैठकर देख सके। ओके, आगे बताया जा रहा है कुक ब्राउट 10 things and he put them on dishes and trimmed them। अब उस किचन के अंदर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो मिनी थी, जो कुक थी, वो घर में बहुत सारे किचन में बहुत सारे सब्जियां लेकर आती थी, बहुत सारे डिशेज लेकर आती थी और उस डिशेज को क्लीन करती थी, धोती थी। क्रीम मतलब होते काटना, सब्जी काटते हैं हम लोग, सब्जी को काटना, डिशेज को धोना, ये सारा काम मिनी कर रही थी और वो सारा काम सन और दोनों बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। होल फिशेस with their heads and eyes and tails still on, sprinkled with red and green and yellow bits. He made sequins all over the jellies and stuck a collar on an arm and put a very thin shot of fork in it. He dotted almonds and tiny round biscuits on the cream. अब बताया जा रहा है कि उस किचन में कुछ मछलियाँ थी, मछलियाँ भी शायद बनेगी। अब उस मछलियों को बच्चे ऑब्जर्व करके बता रहे हैं उसके पास सिर है और उस सिर में आंखें हैं और उस मछलियों के पास कुछ भी है, क्या है, टेल्स भी है, कुछ भी है और उसके जो उस पे कुछ होते ना बुरादा, हम छिड़कते ना बुरादा, रेड येलो ग्रीन बुरादा होता है, उस बुरादे को उस मछली के ऊपर छींटा जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है। रेड ग्रीन येलो ये 3 कलर के बुरादे हैं जो मछलियों पर छींटा जा रहा है। मतलब मछलियाँ जो थी वो नॉट एक्चुअल बट आर्टिफिशियल बनावटी मछलियाँ थी जिस पे वो बुरादे छींटे जा रहे थे उसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसको खूबसूरत बनाने के लिए मछली को आगे बढ़ेंगे तो बच्चों लोग बताया जा रहा है इट वाज पुट अ वेरी थिन सॉर्ट ऑफ फॉर्क होता है ना, कांटेदार जो चम्मच होती है, उस कांटेदार चम्मच को भी उस प्लेट में जिसमें रखा गया था जहाँ मछली सजाया जा रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई मछली नहीं थी, वो कोई केक हो। राइटर ने ऐसा नहीं कहा कि वो केक ही है, लेकिन मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ कि वो केक हो या कुछ डेकोरेशन करने वाला मटेरियल होगा जो डाइनिंग रूम को डेकोरेट किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ही डॉटेड आलमंड्स एंड टीनी अराउंड बिस्किट। नहीं, एक्चुअली में वो फिश नहीं, चॉकलेट थी, सॉरी केक ही था, जिसमें बताया जा रहा है कि आलमंड्स होता है जो बादाम को उसमें चिपकाया जा रहा था, बिस्किट डाली जा रही थी, क्रीम डाला जा रहा था एंड इवन मोर थिंग्स केप्ट कमिंग, और बहुत सारे ऐसे सामान जो किचन में लाया जा रहा था बाय द कुक एंड बाय द हेल्पर। आहा, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि आहा बट यू हैवंट सीन द आइस पडिंग सेड कुक जो थी मिनी, उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुमने कभी आइस पडिंग नहीं देखा। आइस पडिंग क्या होता है? आइस पडिंग इट मीन्स बर्फ का टुकड़ा जो होता है, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े को ऐसे ऐसे छिड़कते हैं क्यों, और वही को आपको पूछ रही है सौरभ मुझसे कि आपने कभी आइस पडिंग नहीं देखी, कम अलॉन्ग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आइस पडिंग दिखाता हूँ। Why was he being so nice? Our son, as he gave them each and they looked into the refrigerator. अब कुक ने बोला बच्चों को मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आइस पडिंग दिखाता हूँ। सन ने सोचा कि चलो चलते हैं। उस कुक ने दोनों बच्चों का हाथ ऐसे थामा जैसे मेला में आप लोग जाते हैं अपनी मम्मी डैडी हाथ पकड़ के, वैसे ही वो कुक का हाथ पकड़कर कहाँ गए? किचन के अंदर। और वहाँ किचन के अंदर में उन लोगों ने देखा रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर देखा। क्या देखा? इट वॉज अ लिटिल हाउस। रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर जब बच्चे ने देखा तो आश्चर्य हो गए।
ओह ओ आवाज निकली उनकी साउंड से। और जब रेफ्रिजरेटर के अंदर देखा तो वहाँ क्या देखा, एक छोटा सा घर। तो बताइए फ्रिज के अंदर घर रखा जा सकता है? आप अपने से लॉजिक लगाइए क्या होगा वो, एक सुंदर सा घर के आकार का एक बड़ा सा केक रखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। आगे, इट वॉज अ लिटिल पिंक हाउस with white snow on the roof and green windows and brown door and stuck in the tube was not for a handle। अब बताया जा रहा है कि उस हाउस रूपी केक को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जो हाउस था, वो घर था, वो पिंक था कलर में। उसके छत पर स्नो के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े बिखराए पड़े थे, उसके विंडो ग्रीन थे, उसके डोर्स ब्राउन थे, और इवन बताया जा रहा है कि उसके घर के दरवाजे में का जो हैंडल था वो नट्स से बना हुआ था, बादाम से बना हुआ था। मतलब ये पूरा का पूरा घर क्या है, नॉट एन एक्चुअल हाउस बट अ केक। समझ रहे हैं, जो आप बर्थडे पार्टी में मंगाते हैं उसी टाइप का घर के आकार का केक बना होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आते हैं, Wilson saw the nuts, he felt quite tired and had to lean against wood। जैसे ही शन ने कुछ नट्स को देखा, उसने क्या महसूस किया, टायर्ड महसूस किया, और उस नट्स को लेने की कोशिश की, लेने के लिए झुका। या झुका नहीं तो कह सकते हैं कि वो बहुत थक गया था वो बच्चा, इसलिए जब उसको नींद आने लगी खड़े खड़े रास्ते में ही, तब वो कुक की तरफ झुक गया। जैसे होता है ना रास्ते में बच्चे जब नींद आने लगती है, ऐसे ऐसे नींद आने लगती है तो वो ऐसे ऐसे झुक जाता है, वैसे ही ये सन भी झुक गया होगा कुक की तरफ। तब कुक क्या कहती है, लेट मी टच इट, जस्ट लेट मी पुट माय फिंगर ऑन द रूफ सेड मून। लेकिन नहीं, ये जो छोटी सी बच्ची थी, सन की बहन थी, मून थी, उसने कहा कि मुझे उस घर को, मुझे उस केक को छूने दो, अपनी आंखों से ऐसे करके छूने दो। डांसिंग, she always wanted to jump all the food। अब ये जो छोटी सी लड़की है, अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी लड़की जो 2 और 2.5 साल 3 साल की होती है, वो बहुत क्यूरियस होती है, किसी भी चीज़ को छू कर देखना पसंद करती है, और इसीलिए सन भी उस केक को छू कर देखना चाहती थी। लेकिन सन बताता है कि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंसियर है, थोड़ा सा बड़ा। नाउ माय गर्ल लुक शार्प विद द टेबल सी एज द हाउसमेट केम। अब ये जो कुक है उसने उस मून को कहा कि मेरी बच्ची, मेरी लड़की, उस टेबल पर अच्छे से देखो, तेज निगाहों से देखो। ये बोल ही रही थी कि उसी समय उस घर की फिर से एक नौकरानी किचन के अंदर आ गई। इट्स अ पिक्चर मिनी, ये मिन है, मिनी बोलते हैं इसको, आपने ऊपर पढ़ा था मिनी, जिसको प्यार से या शॉर्ट में लोग मिन कहते हैं, मिनी का नाम मिन हो गया। इट्स अ पिक्चर मिन सेड नीली। अब नीली कौन थी, नर्स, पहले पैराग्राफ में पढ़ा था नर्स। अब ये नर्स मिनी को कह रही है, नीली मिनी को कह रही है कि इट्स अ पिक्चर, कम अलोंग एंड हैव अ लुक, मेरे साथ आओ और उस पिक्चर को देखो। कौन सी पिक्चर की बात हो रही है, सो दे ऑल वेंट इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की पिक्चर की बात हो रही है। सब लोग साथ में गए, कहाँ गए, डाइनिंग रूम में, जहाँ पे सजावट का काम चल रहा था। सब लोग गए कहाँ, डाइनिंग रूम में। सन एंड मून वर ऑलमोस्ट लाइटेड। जब सन और मून को पता चला कि हम लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा, ड्राइंग रूम में, इस बात को सुनकर सन और मून बहुत खुश हुए कि मैं भी वहाँ जाकर उसकी खूबसूरती को देखूंगा। ओके, अब बच्चे वहाँ जा पाते हैं कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे बताया गया they wouldn't go up to the table first, they wouldn't go up to the
table first. They just stood at the door and made eyes at it. वो सब लोग जब गए ड्राइंग रूम में तो सारे के सारे लोग चले गए ड्राइंग रूम के अंदर, लेकिन वो जो दो बच्चे थे सन और मून, उन्होंने अंदर नहीं गया। वो गेट के पास खड़े हो जाते हैं, दरवाजा होता है, दरवाजा में ऐसे अटक कर खड़े हो जाते हैं, वैसे ये दोनों बच्चे दरवाजा में अटक कर खड़े हो गए और वहां से अपनी निगाहों को ड्राइंग रूम में दौड़ाया। तो बताया it wasn't real night yet, but the blinds were down in the dining room and the lights turned on and all the lights were red roses. अब ये बच्चे कह रहे हैं ये जो रात है ये कोई नॉर्मल रात नहीं है, रियल रात नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, उस रूम को देखकर लग ही नहीं रहा है कि रात है, इसीलिए वो कह रहे हैं वो रियल नाइट नहीं है। अब बताते हैं कि कुछ अंधे हैं, कुछ अंधे हैं जो डाइनिंग रूम में भी आ जाए तो उनको भी वहां पर लाइट दिखेगा, अंधे को भी उस रूम में बहुत अच्छे से नजर आएगा, ऐसा सन और मून सोच रहे हैं। एंड ऑल द लाइट्स वर रेड, जो सारे रेड लाइट लगाए गए थे उस डाइनिंग रूम में सब के सब रेड दिख रहे थे, एकदम रेड गुलाब की तरह दिख रहे थे। एंड इवन रेड रिबन्स एंड बंचेज ऑफ रोजेज टाइड ऑन द टेबल एट द कॉर्नर। बताया जा रहा है कि जो टेबल रखी थी डाइनिंग रूम में, टेबल, उस टेबल के चारों कोनों पर, आई मीन ऐसा जो टेबल होता है ऐसा, इसके चारों तरफ कुछ फूल की पंखुड़ियों से सजाया गया था। बताया जा रहा है रेड रिबन से सजाया गया, रोजेज से सजाया गया, टेबल के चारों कॉर्नर में चिपका दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे एक दूल्हे की कार को सजाया जाता है, वैसे ही रेड चिपका कर टेबल को सजाया गया होगा। इन द मिडल वाज अ लेक विद रोज पेटल्स फ्लोटिंग ऑन इट। अब बताया जा रहा है कि जो टेबल रखी थी परेसी, उस टेबल के बीच में कुछ ऐसा रखा हुआ था जो एक लेक के समान लग रहा था, एक तालाब के समान लग रहा था, और उस तालाब के जल में, उस तालाब के पानी में रोज के पेटल्स, पंखुड़ी होते हैं रोज फ्लावर के, उसके पेटल्स उस फ्लावर में लेक में या तालाब में तैर रहे थे। दैट इज वेयर द आइस पुडिंग इज टू बी सेड टू। अब कुक ने उस बच्चों को बताया टेबल पर जो लेक बनी थी, एक नॉर्मल सा छोटा सा लेक बनी हुई जिसमें पेटल्स फ्लोटिंग कर रहे थे, उसको दृश्य को दिखाते हुए बच्चा से कहा बेटा इसी को बोलते हैं आइस पुडिंग, इसी को बोलते हैं आइस पुडिंग। आगे बढ़े। 2 silver lions with wings had food on their backs and the salt cellar were tiny birds drinking out of basins. अब आगे बताया कि 2 सिल्वर के लॉयन थे, आर्टिफिशियल चांदी से बने हुए लॉयंस थे, और उसके विंग्स थे फ्रूट के बने हुए। इवन उनके बैक थे कैसा बना हुआ साल्ट सेलर का। इवन देयर वेयर टीनी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट द बेसिन। जो वहां पे लेक दिखी थी, उस लेक के बगल में ही ये सिल्वर लॉयन रखा होगा जिसके पंख लगे होंगे आर्टिफिशियल सा, और उसके जो बेसिन है उस बेसिन में कुछ आर्टिफिशियल बर्ड्स पानी पी रहे होंगे। ऐसा दृश्य वहां बनाया गया, बनावटी दृश्य बनाया गया, एक्चुअल नहीं समझिएगा। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, लिखा है पीपल गोइंग टू ईट द फूड। अब इन दोनों बच्चों ने पूछा अपने कुक से कि क्या सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। लाफ्ड कुक। इस बात को सुनकर उस कुक मिनी ने हंसा और हंसते हुए नीली से कहा। मून लाफ्ड। अब नीली और मिनी दोनों को हंसते हुए देखकर मून ने भी हंसा। She also did the same as other people, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और छोटी सी बच्ची के सामने जो लोग जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो छोटी सी बच्ची भी उस एक्टिविटी को कॉपी करते हैं, है ना। तो मून भी बेचारी सबको देखी हंसते हुए, ये भी हंसने लगी। But the son did not want to laugh, लेकिन वहीं पे जो बड़ा बच्चा था सन, वो वहाँ हंसना नहीं चाहता है। राउंड एंड राउंड ही वॉक्ड विद हिज हैंड्स। अब बताया जा रहा है जो टेबल लगी थी उसके टेबल के चारों तरफ घूमता है
कहाँ थे भूल भी गया, राउंड एंड डाउन ही वॉक विथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब ये जो सन है वो अपने दोनों हाथों को यूं कर लिया, दोनों हाथों को पीछे कर लिया और ऐसे करके वो टेबल के चारों तरफ चक्कर लगाता है और लगाते लगाते क्या सोचता है, perhaps he never would have supported if Nurse hadn't called suddenly। ये सन सोच रहा है कि अगर मुझे नर्स ने नहीं बुलाया होता अचानक तो मैं इस दृश्य को डाइनिंग रूम जितनी खूबसूरती से सजाई गई है उसको मैं नहीं देख पाता। कौन सोच रहा है सन? Now then the children, it's high time you were washed and dressed and never marched out to the nursery। अब ये जो बुक है वो कह रही है बच्चों से कि बच्चों अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, तुम अपने आप को धो लो और अपने आप को ड्रेसअप कर लो एक नए क्लॉथ में, है ना। और फिर नया क्लॉथ पहनने के लिए वे सारे कहाँ बढ़ते हैं? नर्सरी की तरफ। नर्सरी बोले तो उनके घर में कोई कमरा होगा जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है, होता है ना चिल्ड्रेन रूम, एक माता पिता का रूम, बच्चों का रूम। तो वो बच्चे के रूम को नर्सरी कहा गया यहाँ पे। उस नर्सरी में उस बच्चे के रूम में ले जाया जाएगा और उसको ड्रेस पहनाया जाएगा नया नया, बिकॉज देयर वाज अ पार्टी इनसाइड द होम। क्या है? उस रात उस घर में पार्टी चल रही थी, होने वाली थी और इसी की तैयारी दोपहर से चल रही थी। और बच्चा अभी तक पता नहीं किस बात में खोया था, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्यों चेयर आ रहे हैं, क्यों फ्लावर आ रहे हैं, क्यों लोग किचन में बिजी हैं, क्यों इतना बड़ा केक मंगाया गया है, अभी तक पता नहीं था। लेकिन अब पता चलेगा देयर वाज अ पार्टी इनसाइड द होम। व्हाइल दे वर बिग इम्पोर्टेंट मदर लुक्ड इन विद अ वाइट केक ओवर हर शोल्डर्स एंड शी वाज रबिंग स्टफ ऑफ हर फेस। अब बताया जा रहा है कि जब सब लोग जा रहे थे तभी बच्चों ने देखा कि उनकी जो माँ है अपने आप को मेकअप कर रही है। होता है ना घर में माँ बहुत खूबसूरत दिखने के लिए लेपा पोती करते हैं, हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं लेपा पोती करना, मेकअप करना आपकी भाषा में। अब ये बताया जा रहा है कि अपनी माँ को देखा क्या, रबिंग करते हुए। रबिंग मतलब अपने चेहरे को घिसते हुए कुछ लगाई होगी और घिस कर अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रही है। एंड देन आई विल रिंग फॉर देम व्हेन आई want them nurse and then they can just came down and be seen and go back again she said। अब ये लड़का कह रहा है कि I will bring for them, मैंने उनको आकर्षित करने के लिए, मम्मी के ध्यान को खींचने के लिए मैंने कुछ बजाया लेकिन सब बेकार गया। Then it's time to come the nurse and they can just come down। नर्स वहाँ पर आ गई और वहाँ मुझे देखकर उन लोगों ने क्या किया, हमें वापस ले गए। मम्मी ने कहा कि इन सबको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये बच्चे हमें डिस्टर्ब करेंगे हमारी मेकअप करने में। अब देखिए बच्चा फिर से यहाँ इग्नोर हो रहा है। पहली बार जो बच्चा रास्ते में आ गया था, हटने को बोला गया, वहाँ इग्नोर हो गया। अब यहाँ मम्मी को मेकअप करने में डिस्टर्ब हो गया। अब मम्मी को बोली ले जाओ यहाँ से। बच्चा फिर से यहाँ इग्नोर किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, बताते हैं सन वाज undressed first, nailed to his skin and dressed again in a white shirt with red and white daisies speckled on it and breeches with stylings at the sides and crosses that came over white socks and red socks। अब बताया जा रहा है कि सन को ड्रेसअप किया गया, उसको नया ड्रेस पहनाई गई, शर्ट पैंट पहनाया गया, इसमें डैजीज स्प्रेकल लगाया गया। होता है डैजी, यहाँ पे जो टाई होता है, टाई यहाँ तक होता है और एक यहाँ पर लगाने वाला तो छोटा सा शर्ट के ऊपर से यहाँ पर लगाते छोटा सा, उसी को बताया गया है डैजीज स्प्रेकल्स। इस लड़के को ड्रेस पहनाने के बाद छोटा सा टाई पहना दिया गया, इवन उसको वाइट सॉक्स और रेड शूज पहनाए गए। अब बताया जा रहा है कि नाउ you are in your Russian costume, said nurse, flattering down her face। अब उस नर्स ने उस बच्चे को ड्रेस पहनाने के बाद जब उस बच्चे की खूबसूरती को झांका तो बच्चा अब ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था और इसीलिए नर्स ने उस बच्चे को कहा, बेटा अब तुम रसियन के जैसे लग रहे हो। रसिया में रहने वाले लोग रसियन, जैसे रसियन लोग कॉस्ट्यूम ड्रेस पहनते हैं वैसा ही आप लग रहे हो।
मतलब उस बच्चे का मजाक उड़ाने की कोशिश की, फ्लैटरिंग डाउन ऑफिंग एम आई। सन ने पूछ लिया कुक से कि क्या मैं सही में रशियन कॉस्ट्यूम के जैसे लग रहा हूँ? इसने पूछा सन ने। यस, सिट क्वाइट इन दैट चेयर एंड वॉच योर लिटिल सिस्टर। कुक ने कहा कि हाँ तुम रशियन कॉस्ट्यूम के जैसे लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर चेयर पर चुपचाप बैठ जाओ और अपनी छोटी सी बहन को देखते रहो, अपनी छोटी सी बहन का ख्याल रखो। अब ये बच्चा छोटी सी बहन का ख्याल रखते रहा। छोटी सी बहन का ख्याल रखेगा कि नहीं? ये रोड पर का नॉइज बहुत परेशान कर रहा है। लालू यादव जिंदाबाद करता है ऐसे, रोड पर का आवाज परेशान कर रहा है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। बच्चा तो तैयार हो गया है, अब यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से Moon took ages. When she had her socks put on, she pretended to fall back on bed and wave her legs at Nurse as she always did. And every time Nurse tried to make her curls with a finger and a wet brush, she turned around and asked Nurse to show her the prunes or something which stuck out with forehead or white. There was even fluffy stuff on the legs of her drawers and her shoes were white with big blobs. अब ये शन को रेडी करने की बात हो रही है। कुक मून को तैयार कर रही है, और मून को तैयार जब करते हैं तो आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व किए होंगे, जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं तो उनको कपड़ा पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहनाएंगे इधर से, निकाल लेगा इधर से, फिर इधर पहनाएंगे इधर निकाल लेगा, और वही मून भी कर रही है क्योंकि छोटी एज की लड़की है। बताया जाए नर्स ट्राई टू मेक हर गर्ल, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लड़की अपने फिंगर से, अपने ब्रशर से उसको फिर से दोबारा खोल लेती थी और नर्स को दोबारा करना पड़ता था। इवन ही हैज टू क्रंच और समथिंग व्हिच स्टक आउट, उसको डांटना भी पड़ता था। कभी कभी ये नर्स कुछ ऐसा चिपका देती थी, होता है ना चिपका देना, बाल में जैसे क्लिप चिपकाते हैं वैसे ही कुछ कपड़ा पहनाने को ये स्ट्रक कर देती है, चिपका देती है, जिसके वजह से वो निकाल ना सके। इवन आफ्टर बताया जाता है कि फ्लफी स्टफ ऑन लेग्स ऑन नॉट देयर। अब उसके ड्रॉअर में उसके पैर को फंसा दिया जाता है और तब उसको शूज पहनाई जाती है, और इस तरह से इस मून को तैयार किया जाता है जो बदमाशी करती है when at the time of making her ready। अब आगे पढ़िए यहाँ से there you are my lamb said nurse। अब नर्स ने उसको बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि you are my lamb। लैम्प बोले तो लैम्प ढेर होता है, ढेर, और ढेर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उससे कंपैरिजन उनका किया जा रहा है। नर्स कहती है कि तुम मेरे लिए उस ढेर के छोटे छोटे कीड हो, छोटे छोटे बच्चे हो जो बहुत प्यारी लग रही हो ड्रेस पहनने के बाद। एंड यू लुक लाइक स्वीट लिटिल cherub or a picture of wonder puff। Nurse rushed to the door, ma'am, one moment। अब बच्चा को रेडी करने के बाद बताया जा रहा है कि वो छोटी छोटी लैम्ब के बच्चों के जैसे लग रही है, और उसकी पिक्चर एक चेरॉक के जैसे दिख रही है, पाउडर पफ के जैसे, मतलब होता है ना रुई जैसा दिखना। रुई समझते हैं, वाइट जो रुई होता है, बड़ा जो उन्होंने बच्चे को पहना रखा है वो रुई के समान वाइट दिख रहा है, इसीलिए लैम्ब से भी कंपैरिजन कर दिया, बहुत खूबसूरत लग रही है। और तैयार करने के बाद वो नर्स दरवाजे की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस नर्स को सन और मून की माँ बुला रही है, और ये कुक कह रही है मैम 1 minute 1 moment just I'm coming। मदर came in again with half her hair down। Oh, she cried, what a picture।
अब मदर वहां पर आती है सन की, हाफ और चेयर डाउन, चेयर डाउन, आधा चेयर पर बैठी हुई है और बैठते बैठते चिल्लाती, ओह व्हाट अ पिक्चर, इट्स सी, अपनी खूबसूरत बच्ची को देखकर बोलती है व्हाट अ पिक्चर, क्या मेरी वही बेटी है सन, सॉरी मून। नर्स कहती है यस यस इट इज योर बेबी दैट नेम्ड मून, एंड मून held out her skirt by stick and dragged one of her feet. Son didn't mind people not noticing him much. अब मून क्या करी, जो दो सुजान और मून दोनों बच्चे रेडी हो गए ड्रेस में, तो मून ने अपने स्कर्ट को ऊपर उठाया और अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए पीपल की तरफ जाने की कोशिश की, जहाँ पे लोग गैदर थे, इकट्ठे थे, वहाँ जाने की कोशिश की। लेकिन सन कहता है कि हम दोनों भाई बहन जब लोगों के भीड़ में गए तो लोगों ने हमें नोटिस नहीं किया, लोगों ने हमें देखा नहीं, लोगों ने हमें भीड़ से क्या किया, इग्नोर कर दिया, उसकी खूबसूरत ड्रेस की प्रशंसा नहीं की। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पार्टी चल रही है तो बच्चों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो जो पार्टी उस घर में अरेंज की जा रही है वो बच्चों वाली पार्टी नहीं है। उसको राइटर ने बताया है कि वो एक एडल्ट पार्टी है। क्या पार्टी है? एडल्ट पार्टी, वयस्कों के लिए, बड़े लोगों के लिए पार्टी है और उसमें बच्चे अलाउड नहीं हैं। विदेशों में अंग्रेजों के माहौल में ऐसी संस्कृति है जहाँ बच्चों के लिए अलग पार्टी, बड़ों के लिए अलग पार्टी, बूढ़ों के लिए अलग पार्टी, जवान के लिए अलग पार्टी, और ये जवान वाली पार्टी थी और जवान वाली पार्टी में बच्चे अलाउड नहीं हैं, इसीलिए बच्चों को इग्नोर किया जाता है। जा रहा है इस लेसन में, अब इसका सेकेंड पार्ट अब पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है, सेकेंड पार्ट में फिर से हम आपको नए लेसन देंगे, अभी सेकेंड पार्ट फिर से पढ़ाएंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक आप फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, इस स्टोरी को समझिए, इस फीलिंग को समझिए और फिर आप सेकेंड पार्ट को भी समझेंगे। तब तक सर्वोदय, नमस्कार, गुड बाय।